चलेगा ना। कल हम लोगों ने लास्ट में जो डिस्कशन किया था, हमने 4F सबशेल के बारे में लिखना था, हमें 4F सीरीज के बारे में पढ़ना था। आइए उसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एफ ब्लॉक के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया था, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2 N-1D 0 और 1 और N-2F के साथ 1 to 14। ठीक है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन था बेटा। किसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन था? एफ ब्लॉक का। अब आगे डिस्कशन कर रहे थे इसमें कि सबसे पहले जो सीरीज हमें पढ़नी थी वो कौन सी सीरीज थी? 4F सीरीज। 4F सीरीज को क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड या लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए अगर हम पीरियड की बात करें तो एन का वैल्यू क्या आ जाता है? 6, है ना। तो ये 6 पीरियड का मेंबर था। और याद करिएगा, इसके लिए हम लोगों ने इस तरह से बात करी थी, सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक आ जाता है? 58 से लेकर 71। इन सबको डिस्कशन करने के बाद हमने इनके लिए इनर्ट गैस और सबशेल्स लिखे थे। अब याद करिए, इन सबका इनर्ट गैस कौन सा था? जेनॉन। क्योंकि ये 6 पीरियड के एलिमेंट है बेटा, तो इनर्ट गैस आएगी 5th पीरियड की। और 5th पीरियड की इनर्ट गैस कौन होगी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो जेनॉन आएगा। और ये 6 का वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 6s। यहां पुट करेंगे तो आएगा 5D। और यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4F। तो ये सबशेल से हमने 6s 4F 5D इस तरह से लिखा था, क्योंकि सीक्वेंस जो बनता है वो क्या बनता है? स फ ड। तो इस तरह से आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई परेशानी। ये सारे सबशेल्स है जो कल हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा, मैं कल वाले सीक्वेंस में ही लिख देता हूं, अदरवाइज आप लिखते वक्त गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि वो कल हमने लिख ही लिया था। तो 6s 4F 5D। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा जेनॉन, यहां पर आ जाएगा 6s 4F 5D, यहां पर भी अगेन आ जाएगा जेनॉन 6s 4F 5D, यहां पर भी आ जाएगा बेटा जेनॉन 6s 4F 5D। सिमिलरली हर जगह पर मैं जेनॉन 6s 4F 5D लिख देता हूं। ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। जिन्होंने लिख रखा है ठीक है, नहीं लिख रखा तो छाप लीजिए फटाफट इतना। तो फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखते हैं कैसे होगी। कल लिखवा चुके हैं वैसे तो ये, है ना। जिन्होंने लिख लिया हो ठीक है, नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं। चलिए, है ना। ये सारे जो सबशेल्स यहाँ पर आ रहे हैं, उन सबशेल्स को हमने लिख दिया। कौन कौन से सबशेल्स यहाँ पर आते हैं, अब आगे की बात समझेंगे ना डिटेल में। हमने कल जब बात करा था तो कल हम लोगों ने डी ब्लॉक में ये देखा था कि जो 3D सीरीज आता है, पहली सीरीज आता है, उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। 4D के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था D3 D9 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार। फिर हमने 5D के अंदर पढ़ा था D8 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। और फिर हमने पढ़ा था D9 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। 4F सीरीज में एक बात समझिए, जेनॉन का एटॉमिक नंबर बताइए मुझे कितना है? जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। अच्छा, जरा इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, तो यहां पर NS का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है कि NS में 2 ही आना चाहिए। NS में 2 ही आएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि यहां पर चेंज केवल केवल कौन होगा? D का वैल्यू या F का वैल्यू। S का वैल्यू चेंज नहीं होगा। S का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब NS2 भरना ही भरना है, ये बात फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जितना भी 6s लिखा हुआ है ना, हर 6s के साथ आपको क्या फिल कर देना है? 2, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर आपने ऐसा 6s2 भर दिया, ध्यान सुनते जाना समझते जाना, जैसे ही जेनॉन के बाद मैंने 6s2 भरा, मुझे बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं आप? 56, 56 कितने हो गए? 56। भाई यहां पर 54 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 56। कितने में से? 58 में से। 58 में से 56 भर दिए तो बचाइए कितने बचे? 2।
इसमें कितने बचे 3, इसमें कितने बचे 4, इसमें कितने बचे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन अब बच गए इतना भरने के बाद। यहां पर बचे 2, यहां बचे 3, यहां पर बचे हैं 15। अब सुनो, वो जो 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन बचे हुए उनको मिला जुलाकर डी और एफ में भरना होगा, मिला जुलाकर डी और एफ में भरना होगा। ये बात ट्रेंड जो है ना इसको समझ लीजिए, क्योंकि 4f के बाद 5f में भी ऐसा ही ट्रेंड आएगा। देखो अब ध्यान सुनना, ये जो जेनॉन 6s2 बोला है ना हमने, इसको हम लोग बोल रहे हैं अब तक 56 भरो। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? अब तक 56 भरो। नाना पाटेकर की मूवी अब तक 56, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अब तक 56 भरो। अब तक 56 भरो का मतलब क्या है कि जब भी लेंथेनाइट सीरीज आएगी ना, पहले आपको 56 इलेक्ट्रॉन भर देने बिना कुछ सोचे समझे। वो 56 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जेनॉन 6s2, ये तो आएगा ही आएगा। और अब तक 56 भरने के बाद यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2, यहां पर 3, 4, 5, 6 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। वो जो 15 इलेक्ट्रॉन बचे हुए उनको मिला जुलाकर किसमें भरना है? 4f और 5d में। अब मेरी बात सुनना, क्या डी में केवल 0 या 1 में से ही कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, अगर कोई मुझे ये बता दे कि कहां पर डी 0 आएगा और कहां पर डी 1 आएगा, तो अगर मुझे डी की कहानी भी पता चल जाए तो बचे कुचे इलेक्ट्रॉन में किस में भर दूंगा? एफ में। अब यही हमको समझना है, ध्यान सुनना, से गुड लक। क्या बोला हमने? से गुड लक। जरा देख लो इसमें कहां कहां है, पहला, आखिरी और बीच वाला। देख लो आराम से, पहला, आखिरी और बीच वाला। अब देखिए, पहला ये आ गया, बीच वाला इनमें से बिल्कुल, और ये है इनमें से आखिरी। पहला, आखिरी और बीच वाला, से गुड लक। से गुड लक में D1 आएगा, से गुड लक में D1 आएगा, रेस्ट ऑल में D0 आएगा, रेस्ट ऑल में D0 आएगा। ध्यान सुन लेना, हमें डी की कहानी समझनी है, क्योंकि डी में या तो 0 आएगा या 1 आएगा। देखो एफ में तो बहुत कुछ आ सकता है, 1 से लेकर 14 आ सकता है, उसको याद करने जाएंगे तो सुबह शाम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग जो छोटा काम है उसको कर लेते हैं। छोटा काम क्या है कि से गुड लक में क्या मिलेगा? D1, और बाकी सब में क्या मिलेगा? D0। खाली टी शर्ट खड़े उठे, इधर आओ, डिजिटल बोर्ड पे 4D की कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइए। डी एलिमेंट सिंबल कॉन्फ़िगरेशन तूफानी रफ्तार से। 2 मिनट है आपके पास। आता है? बैठ जाओ, तो इधर ध्यान देना। चलिए, से गुड लक में बात कर रहे हैं, D1 आएगा, बाकी सब में क्या आएगा? D0। ठीक है, ध्यान सुनना। आप मुझे बताइए, से गुड लक को ढूंढे। यहां पर से गुड लक में कौन आ गया? ये आ गया। इसमें क्या आ जाएगा? D1। गैडोलिनियम में क्या आ जाएगा बेटा? D1, ये वाला एलिमेंट है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? D1। अब मुझे बताओ, इनमें तो आ गया D1, बाकी सब में क्या भर देना है? D0। बाकी सब में भर देना है D0, तो ये हम लोग फिल कर देते हैं, बाकी सब में D0। अब मुझे बताओ, अब तक 56 भरने के बाद, अब तक 56 भरने के बाद यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 2। याद आ रहा है कुछ? अब तक 56 भरो, माइनस कर दो ना सीधे। अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। 2 को मिला जुलाकर भरना था डी और एफ में। उनमें से डी में कितना आ गया? 1, तो बचा कितना? 1, तो एफ में यहां पर आ जाएगा 1। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा मुझे बताइए, अब तक 56 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 3। 3 में से डी में कितना आया? 0, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एफ में। मुझे बताइए, नियोडाइमियम, अब तक 56 भरने के बाद कितने बचे? 4। 4 को मिला के डीएफ में भरना था, डी में कितना आ चुका है? 0, तो चारों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? इसमें। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 7। चेक कर लीजिए। अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी? यूरोपियम में, है ना? यूरोपियम को देखो, इसमें अब तक 56 भर दो, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 7 इलेक्ट्रॉन में से डी में कितना गया? 0, तो सातों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? एफ में। मुझे बताइए गैडोलिनियम, और थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, मैं मतलब एक एक नहीं बताऊंगा, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाए। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। 8 में से एक इधर जम कर गया, क्या यहाँ 7 बचेगा? अरे याद करो ना, डी में भी तो D5 और D10 रिपीट होते थे, क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते? 14, तो 7 इसका हाफ फील्ड होगा और 14 इसका फुल फील्ड होगा, तो ये रिपीट होने वाले हैं। ठीक है ना? ध्यान सुनना। टर्बियम, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9। 9 बचे 56 भरने के बाद, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 में से डी में 0, तो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ, या फिर ऐसा बोले ये इधर आ गया तो 8, और एक और इलेक्ट्रॉन नीचे जाने पर बढ़ रहा है 9। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10।
10 में से डी में 0, तो 10 के 10 एफ में, 11 के 11 एफ में, 12 के 12 एफ में, 13 के 13 एफ में, 14 के 14 एफ में। अब 15 में से एक इधर जंप मार गया, और वैसे भी इसमें 14 से ज्यादा तो भर नहीं सकते, 15 मत भर देना कभी, है ना, चमत्कार दिखा दो तुम लोग, कोई भरोसा नहीं है। लिख लो इसको, छापो फटाफट। से गुड लक में D1 आएगा अब तक 56 भरने के बाद, बाकी सब में D0। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में भर देने हैं आपको? F के अंदर। जबरदस्त मौसम हो रखा है। लिख लिया तूने? पूरी लिख लिया कल? हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं भरे तो वही तो कह रहा हूँ। क्या हो गया, लिख नहीं रह गया? हिंदी नहीं आता? किसको नहीं आता? क्या नहीं आ रहा इसमें हिंदी में? अब तक 56 भरो है ये। In cerium gadolinium and lutein D1 will come, in rest all D0 will come. चले, है ना। अब ये जो एलिमेंट्स अभी हम लोगों ने लिख रखे हैं, इन सबके कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ने के बाद आगे हम लोग मूव करेंगे एफ ब्लॉक पे। अबे तुम्हें इतनी हिंदी बोलते हो, तेरे को समझ में क्या आता होगा? आ जाता है? फिर इसमें क्या था? अलग ही लेवल है, लिखना नहीं आता। अच्छा, समझ में आ जाता तेरे को? ओके, जहां समझ नहीं आया पूछ लेना, ठीक है। हाँ, ये समझ में आया? हाँ, पता चला यही समझ में नहीं आया जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो बात की बात है, ठीक है। चलो, 5F की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा। 5F सीरीज है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 5F सीरीज। ओके, 5F series are is also known as actinides, and the elements are known as actinides, actinoids or actinones. अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगा आराम से। The number represented here represents n minus 2. If n minus 2 is equal to 5, then the value of n will be equal to 7. It means 5F series belongs to 7th period. के चक्कर में बाकी लोग लपेटे में आ जाएंगे। चलो आइए, है ना, आते हैं अपने देसी फॉर्म में। आइए, 5F सीरीज किसको बिलोंग करता है बेटा? 7th पीरियड को। अच्छा एक बात बताओ, अगर 7th पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी? 6th पीरियड की। 6th पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी हो जाएगी? जेनॉन के बाद कौन आता है? रेडॉन। अच्छा, जैसे यहां पर हमने बात करा ना कि जेनॉन आएगा, वैसे यहां पर जब हम बात करेंगे तो कौन आएगा बेटा? रेडॉन। ध्यान सुनना, रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 86। और जैसे यहां पर 6s 4f 5d आया था, अब n का वैल्यू क्या पुट करोगे? 7। n का वैल्यू क्या पुट करोगे? 7। तो 7s 6d 5f ये मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, 7s में 2 आना पक्का है, जैसे यहां 6s2 आए ना, वैसे वहां पर क्या आएगा? 7s2। अब मुझे बताओ, अगर जेनॉन सॉरी रेडॉन 7s2 आपने फिल कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं? 86 + 2 88। इसका मतलब इसका डायलॉग क्या बनेगा? अब तक 88 भरो।
उसका डायलॉग क्या था, अब तक 56 भरो, इसका डायलॉग हो जाएगा अब तक 88 भरो, अब तक 88 भरो। ठीक है, आगे सुनेगा। पहले एलिमेंट्स की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक अपने को चलना है। याद करने का तरीका, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा। ध्यान सुन लीजिए, याद करने का तरीका क्या है, तुम्हें पढ़ाऊं एक साथ ज्वाइन करना है, दो को है ना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते मेडोना लारा। अच्छा, एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो बेटा स्टार्ट्स विद सीरीज है ना 90 एंड गोज अप टू 103। चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं 90, 91, 92, 93, क्योंकि हमें अब तक 88 माइनस करना होगा। तो अब तक 88 माइनस करना होगा तो इसकी जरूरत पड़ने वाली हमें 94, 95, 96, 97, यहाँ आ जाएगा 98, देन 99 और ये आ गया 100। इसके बाद इधर आ जाइए, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 101, इसका हो गया 102। ठीक है, सबसे पहले तो ये एलिमेंट्स आ गए। अब इनर्ट गैस और सबशेल्स की बात करते हैं। बेटा 5F सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड, तो इनर्ट गैस आ जाएगी 6th पीरियड की। 6th पीरियड की इनर्ट गैस कौन है, रेडॉन, तो यहाँ रेडॉन भर दिया। और सबशेल जो आएंगे वो आएंगे 7S, 5F और 6D। रेडॉन, 7S, 5F, 6D, ये लिखते जाइए फटाफट। रेडॉन, 7S, 5F, 6D। एलिमेंट ना दिख रहे हो मेरे खड़े होने की वजह से, तो इतना ही लिख लो, रेडॉन इधर की जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना, लिखना तो पूरा ही है। तूफानी रफ्तार से आज चलेंगे। सैटरडे है आज, सैटरडे ना बेटा, आज जल्दी जल्दी चलाएंगे, आज छुट्टी हो जाएगी ना, फिर कल छुट्टी रहेगी। है बोल बोल, अभी छुट्टी दे देंगे, तो मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मेरी छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। संडे कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा संडे? हाँ, इसीलिए आराम से एंजॉयमेंट करें कल। को देखें, बहुत बढ़िया, एनर्जी कंजर्व रखे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम। बहुत बढ़िया, क्या क्या लॉ बना के गए, जबरदस्त। हाँ बेटा, भाई भरेंगे ना, पहले जो लिखा वो तो लिख ले, फिर भरेंगे 88, चिंता ना करो अभी, है ना। पिछले में 56 भरा था, वो समझ में आ गया था, बस ऐसे ही इधर 88 भर देंगे, चिंता ना करो अभी। पहले लिख लो जितना लिखा है, फिर फिल करते हैं ना, परेशान ना हो। मौसम तूफानी हो रखा है, ध्यान रखना, एक आध दो बचा के रखना। कौशिक जी, चले है ना। अब इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये जो सबशेल्स हमने लिख रखे हैं, इन सबशेल्स में आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले हमें क्या फिल करना है बेटा, अब तक 88। अब तक 88 फिल करने का मतलब क्या, इधर ध्यान दो बेटा, 88। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 86, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन में 7s2 आएगा ही आएगा। इसका मतलब है 86 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 88। यही हम लोग बोल रहे हैं कि 90 में से 90 इलेक्ट्रॉन जो आपको फिल करने हैं, उनमें से 86 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिल हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 88। तो ये तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। जैसे वहां पर अब तक 56 जेनॉन 6s2 आ रहा था, वैसे यहां पर अब तक 88 रेडॉन
7s2 आना ही आना है, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। रेडॉन 7s2 तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। अब आगे की बात करते हैं। अब मुझे बताइए यहां पर अब तक 88 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। यहां कितने बचे? 3। और यहां पर 88 भरने के बाद कितने बचे? 15। वहां पर भी 2 से 15 बचे थे, यहां पर भी 2 से 15 बचे। वहां पर भी जो 2 से 15 बचे थे उसको मिला जुला कर डी और एफ में भरा था, यहां पर भी जो 2 से 15 बचे उनको मिला जुला कर डी और एफ में बन रहा है। वहां पर हमने डी की जानकारी निकाली थी कि से गुड लक में D1 आएगा, बाकी सब में D0, बचे इलेक्ट्रॉन एफ में। वैसे यहां पर भी अगर कोई आपको बता दे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 2 में से 15 में से डी में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन अपन किस में भर देंगे? एफ में। अब वो कंडीशन क्या है, ध्यान सुनना। इधर ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं पवन। क्या बोलेंगे? मेंटोस का हाइट देखा है तुमने? यह है आम जिंदगी, यह है मेंटोस जिंदगी, है ना? तो यहां पर पवन की है आम जिंदगी, क्या है? और यह है थोर। कौन है? थॉर, है ना? थॉर की है मेंटोस जिंदगी, ठीक है? पवन एक आम आदमी है और थॉर, ठीक है? तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आम जिंदगी के बारे में बात करते हैं, ध्यान सुनना। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, और इसका मतलब है ये, ठीक है? इधर ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने? पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा। इसका मतलब है पवन लोरी और सिनेमा में क्या आएगा? D1। क्या आएगा? D1। जैसे वहां से गुड लक में D1 आ रहा था, यहां पर पवन लोरी और सिनेमा में क्या आएगा? D1। याद करने का तरीका क्या है? पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा। अच्छा, पवन ने 1D सिनेमा देखा। आजकल मूवीज आती 1D 2D 3D, है ना? तो पवन ने कौन सा सिनेमा देखा? 1D। थोर की, ये तो आम जिंदगी थी। थोर की कौन सी जिंदगी है? मेंटोस जिंदगी। तो ये उससे ऊपर है, ठीक है? तो अगर इसने 1D देखा तो थोर ने 2D देखा, थोर ने 2D देखा। यह है आम जिंदगी, यह है मेंटोस जिंदगी। अब सुनिए, पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा, थोर ने क्या देखा बेटा? 2D सिनेमा देखा, और बाकी सब ने कुछ नहीं देखा। बाकी सब ने कुछ नहीं देखा, बाकी सब पढ़ाई करने में व्यस्त थे, उनको सिलेक्शन चाहिए था इस साल नीट में, समझ गए? हाँ। तो पवन ने क्या देखा? लोरी गाकर 1D सिनेमा। थोर ने क्या देखा? 2D सिनेमा। बाकी सबने कुछ नहीं देखा, ठीक है? अब सुने, इसका मतलब क्या हो गया? पवन लोरी सिनेमा में D1 आएगा, थोर में D2 आएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा? D0। आइए इसको फिल करते हैं। ये रहा पवन, पहले तो थोर को भर देते हैं। थोर ने 2D देखा, इसको साइड करो। पवन ने कौन सा सिनेमा देखा? 1D, ये आ गया पवन। इसके बाद ये रहा सिनेमा, और ये रहा लोरी, है ना? लास्ट वाला एलिमेंट। तो देखो, सिनेमा में कितना आ जाएगा? 1D, और लोरी में भी क्या आ जाएगा? 1D। पवन, सिनेमा, लोरी, सब में क्या आ गया? 1D। थोर में क्या आ गया? 2D। रेस्ट ऑल में क्या आ जाएगा? D0। अब आपको यह पता चल चुका है कि जो 2 से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन, अब तक 88 भरने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, उसमें से डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो डी के इलेक्ट्रॉन अगर पता चल गए तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर देंगे बेटा? एफ में। मुझे बताइए, अब तक 88 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे? 2। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले गए? हाँ। एफ में क्या आ गया? 0। ये अलग ही लेवल का एलिमेंट है। क्यों है ये अलग लेवल का एलिमेंट? बताइए, एक बात बताओ, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ रहे हो अपन? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का एलिमेंट अगर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? एफ में। इधर देखो, एफ में तो 0 लेके बैठा हुआ है। ये चमत्कारी है थोर, चमत्कार करता तो थोर, ऐसा थोड़ी हल्का फुल्का आदमी थोड़ी है, मेंटोस जिंदगी इसके पास। तो सुनो, थोर जो है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। इस हिसाब से इसको किसका मेंबर होना चाहिए था? डी ब्लॉक का, लेकिन हमने मेंबर किस में रख रखा है? एफ में। ये कहानी वैसी है जैसे हीलियम की कहानी थी। हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा तो एस में रहा था, रखा कहां गया था? पी में। क्यों? प्रॉपर्टी के बेस पे। वैसे इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा तो डी में रहा है, पर रखा कहां गया है? एफ ब्लॉक में। किसके बेस पे? प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है ना? अब सुनो, थोर की बात करें, यहां पर 5x0 आ गया। इसके बाद देखें, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, इधर देखते रहिए, अभी तो बहुत बचा है बारिश, है ना? अभी देखो, यहां पर बात करें, अब तक 88 भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे? 3। 3 में से डी में कितना भर दिया? 1। यहां कितना आएगा? 2। यहां पर आएगा 3, यहां आएगा 4। अब सुनो, यहां पर 5 तो आना था, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां गया। 6, 7, एक उधर जम कर गया, 7। अब ये इधर आए तो 8, और एक और बढ़ेगा, 9, 10, 11, 12, यहां आ जाएगा 13, 14। बात समझ में आ गई? छाप लीजिए इसको फटाफट।
वो ना समय से पहले भाग्य से ज्यादा ना मिलता है ना मिलेगा, जितना जो लिखा है उतना ही आने वाला है। प्रयत्न कर सकते हैं केवल। बंद कर दे इसको। बारिश का भी ठिकाना नहीं रहता ना, यहाँ गिर रहा है पता चला दूसरे चौराहे पे ना गिर रहा हो। थॉर, थॉर को इतनी देर से पुकार रहे हैं अपन, तो आएंगे सही। बिजली कड़का दी उन्होंने। है? लाइट क्यों जल रही थी? इन्वर्टर से क्या चाह रहा था तो? ऐसे क्या, इसके लिए कि थिएटर में जाया करो, पीछे बैठा करो। वनडी सिनेमा देख रहा ना, समझ में उसी के लिए होती चीजें। चलिए लिख लिया सबने? चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर सारे जो 118 एलिमेंट्स हैं उन सबका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। इनका क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था। पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा, कौन सा सिनेमा देखा बेटा? 1D। थोर ने कौन सा देखा? 2D। रेस्ट ऑल ने कोई सिनेमा ही नहीं देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। नेक्स्ट जो केस आ रहा है बेटा हमारे सामने, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूं यहां पर, वो समझ लीजिएगा। पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा बेटा। जब हम ऐसा लिखते हैं ना NS, या फिर जब हम लोग ऐसा लिखते हैं ना NP, या फिर जब हम ऐसा लिखते हैं ना N-1D, या जब हम ऐसा लिखते हैं ना N-2F, इसको कहने का मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार आपको काम में आने वाला है। और मैंने कई बार आपको बोला है कि जनरली बच्चों का कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन गलत करवाया जा सकता है, जब चाहे तब मैं गलत करवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जो हिडन पार्ट होता है ना उसके ऊपर फोकस नहीं करते। ध्यान सुनना, आप लोग जानते हैं इस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन में NS आता है, P ब्लॉक में NS-NP आता है, D ब्लॉक में NS N-1D आता है, F ब्लॉक में NS N-1D N-2F आता है। ये बात बताइए, अगर हम कभी N-1D लिख रहे हैं, इस N-1D के लिखने का मतलब क्या होता है? क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? N-1 शेल के D सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? N-1 शेल के, N-1 शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट या पेनल्टीमेट? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट शेल के D सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है। N-2F लिखने का मतलब क्या होता है? N-2 शेल के, मतलब प्री पेनल्टीमेट शेल के F सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान सुने, हम जब N-1D लिखते हैं ना, तो ये बात सिर्फ N-1D की नहीं चल रही है। ये इस बार ये है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये लिखने का सिर्फ शॉर्ट तरीका है। इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड करने का मतलब क्या है? N-1 में D आपको दिखा दिया, D दिखाने का मतलब है D तक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। N-1 में D तक तब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा जब S और P भर चुका होगा। इसको ऐसे रीड करना होता है आपको, ध्यान सुन लीजिए। अगर मैंने कहीं पर N-1D लिखा है, हम लिखेंगे N-1D, क्योंकि अगर हम N-1 के साथ S और P लिखने बैठ गए तो लंबी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, और हमें तो लिखना ही कंडेंस फॉर्म है। तभी तो हमने इनर्ट गैस विनर्ट गैस लिखना चालू किया, नहीं तो लिखते रहते 1:2 2:2 खेलते रहते शुरू से आखिरी तक, वो थोड़ी खेलना है। तो हमने N-1D लिखा ना, इसका मतलब क्या होता है कि N-1 में सिर्फ D में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, D में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब N-1 का S और P भर चुका होगा। अगर N-2 का F आपको दिखाया जा रहा है, जैसे मैंने बोला N-2 के F में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि N-2 F में 7 है। इसका मतलब ये है कि N-2 के S में 2 भर चुके हैं, P में 6 भर चुके हैं, D में 10 भर चुके हैं, तब जाके इसके F में 7 इलेक्ट्रॉन आए होंगे। सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, हजम करते हैं, देखो इधर। सबसे पहले अब्बाउ रूल याद करिए, 1s 2s 2p 3s 3p सब सब सड़प सड़प
सड़प सड़प। फिर आइए क्या हो जाता था, सबडप 6s 4f 5d 6p, फिर आता था 7s 5f 6d 7p। ठीक है, ये सीक्वेंस होता था, आगे भी हमको जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, जब यहां पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसका समझना, इसको समझने का मतलब क्या है, इसको कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये, किसी भी सेम शेल में, किसमें, सेम शेल में, यहां पर मैंने n की वैल्यू चेंज नहीं करी, मैंने n-1 लिया तो मैंने सबके लिए n-1 लिया है, मैंने n-2 लिया है तो सबके लिए n-2 लिया है, मैंने एक के लिए n, एक के लिए n-1, एक के लिए n-2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेम शेल की। किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, सेम शेल में, चाहे वो शेल कोई भी हो, n हो, n-1 हो, n-2 हो, n-3 हो। जब मैं सेम शेल की बात कर रहा हूं, मान लो मैंने पहला शेल ये लिया, दूसरा शेल ये लिया, तीसरा शेल ये लिया, चौथा ये लिया, सबको इंडिविजुअली ले रहे हो एक एक करके। एनएच शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस में जाएगा, फिर इसी शेल के पी में जाएगा, फिर इसी शेल के डी में जाएगा, फिर इसी शेल के एफ में जाएगा। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले एस, फिर उसी शेल के पी, फिर उसी शेल के डी, और फिर उसी शेल के एफ में जाएगा। मान लो मैंने शेल कौन सा ले लिया, n-1, मैंने शेल नंबर फिक्स कर दिया कि मैं n-1 की बात कर रहा हूं, तो बेटा n-1 में इलेक्ट्रॉन पहले n-1 के एस में ही जाएगा, फिर उसी शेल के पी में, फिर उसी शेल के डी में, फिर उसी शेल के एफ में। n-2 में अगर जाएगा तो पहले उसके एस में, फिर उसके पी में, फिर उसके डी में, फिर उसके एफ में, इसमें भी पहले जाएगा तो एसपीडीएफ, सीक्वेंस यही रहेगा। सर ये तो सीक्वेंस समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा सर, अब तो सड़प सड़प सबडप सबडप कर रहे थे, यहाँ तो सबडप 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 चल रहा है, क्या हो रहा है। ये हो ऐसा रहा है कि हमने, ध्यान सुनना, हम लोग जब स फ ड प वाला सीरीज पढ़ते हैं, यही तो पढ़ा हुआ हमने, बोला सफ डप, इस सीरीज में एन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। एक एन है तो अगला n-2 है तो अगला n-1। सबके एन की वैल्यू एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग है कम से कम, है ना। तो अगर एन का वैल्यू अलग अलग है तब तो इलेक्ट्रॉन के फिल होने का ऑर्डर सबडप होता है। लेकिन अगर एन की वैल्यू सेम कर दी आपने और इसके अंदर पूछा, तो ये सीक्वेंस बनेगा हमेशा, एन कुछ भी हो, एन रख लो या n-1 रख लो या n-2, एन फिक्स होना चाहिए, तो ये होगा। सर ऐसा कैसे होगा, आइए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इधर देखो जरा ध्यान से, मुझे बताइए, एन की वैल्यू आपने फिक्स करनी है, आपके पास एन का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है। यहां पर बताइए एन की वैल्यू क्या ले लें, 5 ले लें, 5 ले लेते, चलिए ये ले लिया। आपने फिक्स कर दिया कि हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, 5th पीरियड की बात कर रहे हैं। कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, 5th। अब आपके नजर में सिर्फ 5 का एस, 5 का पी, 5 का डी और 5 का एफ होना चाहिए, क्योंकि आपने शेल फिक्स कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, नजर घुमाइए, 5 का एस ये रहा, 5 का पी ये रहा, 5 का डी ये रहा, 5 का एफ ये रहा। फिलिंग का सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले जब आप इधर से उधर जा रहे होंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 5 के एस में गया होगा, फिर 5 के पी में, उनके बीच में कोई भी भरा हो उससे मतलब नहीं है मुझे, वो तो दूसरे शेल का है, सेम शेल को देखो बस, केवल 5 के एस में गया पहले, फिर 5 के पी में, फिर 5 के डी में, और फिर 5 के एफ में। क्या बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एन का वैल्यू 4 कर दूं तो 4 को ढूंढिए, 4 का एस, फिर 4 का बी, फिर 4 का डी और फिर 4 का एफ। सीक्वेंस फिक्स है। अगर आपने शेल नंबर फिक्स कर दिया तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सेम शेल के एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। लेकिन अगर आपने शेल नंबर अलग 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 रखे तो फिर सीक्वेंस क्या होता है, स फ ड प। तो ये डिपेंड करता है कि शेल नंबर सेम की बात चल रही है या शेल नंबर डिफरेंट की बात चल रही है। एक नोट बना के लिखिएगा, फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल, the order of filling of electrons, for same shell, the order of filling of electrons, for same shell, the order of filling of electrons is s p d f. For same shell, the order of filling of electron is s p d f. For same shell, the order of filling of electron is s p d f, ठीक है ना। और अलग से लिख लें, फॉर डिफरेंट शेल्स, फॉर डिफरेंट शेल्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर डिफरेंट शेल्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in a period for differentials the order of filling of electrons in a period is ये लिख लेना SFDP, जो हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं। तो सारी कहानी है कि आपको सेम शेल के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में या डिफरेंट शेल के बारे में पूछ रहा है, उसके आधार पे आपके कंसेप्ट यहां पर बदल रहे होंगे, क्योंकि दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होता है। ठीक है, इधर देखिएगा, अभी ये जो हमने लिखा, इधर देखो, अगर मैंने शेल नंबर फिक्स किया था तो पहले बेटा इलेक्ट्रॉन 5s में गया था, फिर 5p में गया था, फिर 5d में गया था और फिर 5f में गया था। अब मैंने मान लो एग्जाम में आपको बोल दिया 5f में 6 है, तो मुझे ये बाकी सब दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको खुद समझना पड़ेगा कि 5f के 6 में तब इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा जब 5 का s, 5 का p और 5 का d पूरी तरह से भर चुका होगा, अदरवाइज 5 के f में इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। अब देखिए, इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लिखो उसको। Calculate the number of electrons in penultimate shell. Calculate the number of electrons in penultimate shell of d block elements. Calculate the number of electrons in penultimate shell of d block elements. D block elements. ऑप्शन देख लें, 0 to 2, 1 to 10, 0 to 2, 1 to 10, 9 to 18, 9 to 18, 19 to 32। चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं। 10-15 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट एक बार दिमाग लगा लीजिए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोले भाई क्या आंसर होगा इसका? डी ब्लॉक की बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, किसके बारे में बात हो रहा है? डी ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है तो ध्यान सुनो, सबसे पहले हमें डी ब्लॉक का क्या लिखना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ब्लॉक की बात हो रही है तो सबसे पहले डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते, बताइए डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS0 to 2, N-1D, 1 to 10। अच्छा, आपको बोल रखा है डी ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, लेकिन डी ब्लॉक में किसके इलेक्ट्रॉन पूछे गए? पेनल्टीमेट। मुझे बताइए n, n-1, n-2, पेनल्टीमेट शेल किसको बोलते हैं? n-1 को। मतलब हमारा सारा फोकस n पे होना चाहिए या n-1 पे होना चाहिए? n-1 पे होना चाहिए, इस पे फोकस चला जाएगा आपका। और आपसे पूछा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्या आंसर आपको दिख रहा है? 1 to 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 to 10 नहीं होगा, 9 to 18 होगा। ठीक है, यहां पर जो दिखेगा वो आंसर नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है। दिमाग में अगर आपके ये बात फिट नहीं होती कि यहां पर हिडन होती है चीजें, तो आप हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन को हल्के में लेंगे और ये आपको निपटा देगा बेटा। आपको कॉन्फ़िगरेशन का जब भी क्वेश्चन आए, दिमाग पहले चौकन्ना कर लेना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको शुरू से एक ही बात बोलते आ रहा हूं, हिडन कॉन्फ़िगरेशन, हिडन कॉन्फ़िगरेशन, हिडन कॉन्फ़िगरेशन। जब तक आप छुपे हुए को देखना नहीं सीखोगे, आपका आंसर सही नहीं होगा। अब छुपा हुआ क्या है? छुपा हुआ ये कि ये तो हमने शॉर्टकट लिखा है, इसको एक्सपांड तो करो। n-1 के d में क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? नहीं, पहले n-1 का s भरा होगा, फिर n-1 का p भरा होगा, तब जाके वो d में 1 to 10 गया होगा। ये आपको खुद समझना पड़ेगा बेटा, वहां पर कोई बताने आने नहीं वाला आपको। इसीलिए यहां पर ध्यान सुनेगा, इसको एक्सपांड करते हैं। अब आप लोग खुद एक्सपांड करना सीखिए। ऐसा एक और क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने शेल दिख रहे हैं यहाँ? 2, एक तो NH शेल है और एक N-1H शेल है। ध्यान सुनना, समझिए आराम से। इस शेल को पहले इंडिविजुअली लेके चले, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हमने सेम शेल लिया, कोई भी शेल ले लीजिए, पहले N को लेके चलते हैं। NH शेल में आपको क्या दिखा रखा है कॉन्फ़िगरेशन में? S। और S में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं? 0 to 2। मुझे बताइए किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले sp-df में से किस में जाएगा? S में। और आपको दिखा भी S रखा है, मतलब इसके बीच में कोई और छुपा हुआ नहीं है।
मुझे बताइए अगले शेल पे आ जाइए n-1। n-1 में आपको दिखा क्या रखा है, d1 to 10। लेकिन क्या n-1 के d में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जा सकता है क्या? नहीं, पहले n-1 का s भरा होगा, फिर n-1 का p भरा होगा, तब जाके n-1 के d में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। आपसे पूछा गया है पेनल्टीमेट शेल, ये पूरा आपका n-1 वाला जो शेल है ये पूरा पेनल्टीमेट है बेटा। ये पेनल्टीमेट शेल का s सब शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल का p सब शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल का d सब शेल है, और तीनों को मिला दोगे तो पूरा शेल बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर 1 to 10 होता। मैं आपसे पूछता पेनल्टीमेट शेल के पी सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर 6 होता। मैं पूछता पेनल्टीमेट शेल के एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर 2 होता। मैंने यहाँ सब शेल नहीं पूछा है, मैंने यहाँ शेल पूछा है। मुझे बताइए जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 और 6 तो कांस्टेंट है, इसको ऐड करा तो 2 + 6 कितना हो गया, 8। अब डी में वेरिएबल है, डी में मिनिमम कितना आएगा 1 और डी में मैक्सिमम कितना आएगा 10। ये 8 तो आना ही है, 8 के साथ इसका 1 होगा तो टोटल हो जाएगा 9, और इस 8 के साथ इसका 10 होगा तो टोटल हो जाएगा 18। रेंज कितना आ गया, 9 to 18। छापिए इसको। तो ये जब भी ध्यान रखना, जब भी हम n-1 डी लिखते हैं इसका मतलब है उसके अंदर n-1 के अंदर s और p छुपा हुआ है। जब भी हम n-2 f लिखेंगे मतलब आपको ये खुद समझना है कि n-2 के f के अंदर n-2 का s p d ऑलरेडी छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखने के बाद सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करें फटाफट। सेकंड में हमने प्री पेनल्टीमेट शेल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला है, तो पहले आपको एफ का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और प्री पेनल्टीमेट कहने का मतलब है बात हो रही है n-2 की। तो एक्सपांड करिए और सोचिए उसका आंसर क्या क्या हो सकता है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना परफेक्शन आएगा। आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हर चीज बोर्ड पे समझ में आ जाएगी, तो बोर्ड पे समझ आ जाएगी लेकिन घर जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसमें कॉपी पेन का यूज करना बहुत जरूरी। जितनी बार आप कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिख के सीखेंगे उतना बेटर ये टॉपिक होगा आपका। चलिए है ना, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। 19 to 32 बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। हम लोग यहां पर कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, ns2 n-1d 0 और 1, और साथ में क्या होता है बेटा n-2f 1 to 14। अब आप अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो आपको ये तो पता चल गया कि एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ये है, और उसमें पूछा किसके बारे में गया है, प्री पेनल्टीमेट के बारे में। बेटा प्री पेनल्टीमेट मतलब n-1 या n-2 n-2। बच्चा क्या देखेगा, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 to 14। आंख बंद करा 1 to 14 लगा के आ जाएगा, ऑप्शन डी टिक करके आ जाएगा। क्यों करके आएगा, क्योंकि उसने हिडन कॉन्फ़िगरेशन का मामला नहीं सीख रखा है। आपको यह समझ में आना चाहिए बेटा n-2 के f में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं जा सकता। पहले n-2 का s भरा होगा, फिर n-2 का p भरा होगा, फिर n-2 का d भरा होगा, तब जाके ये 1 to 14 आया होगा। और spd 2 6 10 18 तो भर चुके हैं पहले ही, जो इसमें दिख भी नहीं रहे, और 18 के बाद एक आया तो 19, और उस 18 के बाद 14 आया तो 32। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। या फिर इसको अपन एक्सपांड कर लेते हैं, 3 शेलें यहां पर n-1 और n-2, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार। मुझे बताइए इसमें पहले वाले शेल में कौन सा सब शेल दिखा रखा है, s। s से पहले तो कोई और छुपा हो नहीं सकता, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया। n-1 में आपको क्या दिख रहा है, d। लेकिन n-1 का d दिखा तो रखा है,
लेकिन क्या n-1 में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डी में जा सकता है क्या? नहीं। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में जाएगा, फिर p में जाएगा, फिर जो भी दिखा रखा है D10 मत भर देना, जितना दिखा रखा है उतना ही भरना। पता चला जल्दबाजी में हाथ फेरते फेरते D10 भर दो तो। आगे आइए, F दिखा रखा है, F दिखा रखा है मतलब इससे पहले SPD भरा होगा और यहां पर आएगा F 1 to 14। जब आप इसको ऐड करोगे तो 18 तो ये 18 प्लस 1 19 और 18 प्लस 14 कितना हो जाएगा 32। तो दिस इज द आंसर। कॉन्फ़िगरेशन लिख लें एक्सपांड करके, जिन्होंने नहीं लिखा है तो ये तरीका, और जिनका आंसर 19 to 32 आया था, अप्रोच देख लें कि क्या आपने इसी अप्रोच के साथ सॉल्व किया है या नहीं किया है, और अगर इस अप्रोच से किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए, है ना, ये दो क्वेश्चंस पे अभी हम लोगों ने बात करी। तीसरा क्वेश्चन बोल दे रहा हूं मैं, लिखिएगा। डिटरमाइन, क्या हुआ? ये लिखा नहीं, जल्दी लिखा बेटा, इतना समय थोड़ी है लिखने के लिए, जल्दी लिखो। हाँ बताओ, आप बताओ क्या होता है। 8 to 9 बिल्कुल होगा। आउटर मोस्ट की बात होती तो 2, पेनल्टीमेट के एस की बात होती तो 2, पेनल्टीमेट के पी की बात होती तो 6, पेनल्टीमेट के डी की बात होती तो 0 और 1, सारा वही लिखा हुआ। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, डिटरमाइन इन जनरल, डिटरमाइन इन जनरल the number of outermost electrons, determine in general the number of outermost electrons in, determine in general the number of outermost electrons in S, P, D and F block elements. एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब एनएच शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं ए बी सी डी, आप लो इन ऑप्शंस को। एसपीडीएफ ब्लॉक के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी आपको बतानी है, और ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट नोट डाउन कर लें इसे। 10-15 सेकंड का टाइम ले लें, सोच लें, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका लॉजिक क्या रहेगा, पहले वो डेवलप करना जरूरी है। भले हम गलत चीजें कर रहे हैं पर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट जरूर लगाइए कि क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका अप्रोच क्या रहेगा, फिर उसको चेक करिएगा कि जब समझाया जाएगा कि सही है या गलत है। सोच लीजिए आराम से। चले, है ना, बताइए आउटर मोस्ट शेल में एसपीडीएफ में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या सोचता है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, पी में कितने आते हैं? 6, डी में कितने आते हैं? 10, एफ में कितने आते हैं? 14। तो कुछ बच्चे तो ये लगा देंगे, ठीक है, और अभी मैंने इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं, वरना वो भी लगा सकते थे, 2, 8, ये भी लगा देते कुछ लोग। क्यों लगा देते? अभी हमने पढ़ा था कि डी में क्या आता है 9 to 18 और 32 में क्या आता है 19 to 32, ये एफ के होते हैं, तो बच्चा मैक्सिमम नंबर में ये लगा देता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, अब एक बात समझे, इसकी कहानी है क्या, आपने ये जो 18 या 32 देखा, या आपने ये जो 10 या 14 देखा, बेटा ये इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल के है ही नहीं। हमें फोकस आउटर मोस्ट शेल पे करना है, आउटर मोस्ट शेल पे करना है मतलब एन पे करना है। पहले चारों ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो इनको लिखें, उसके बिना काम चलेगा नहीं। मुझे बताइए एस का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एनएस 1 to 2। मुझे बताइए आउटर मोस्ट शेल का मतलब एन होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा मुझे बताइए एस ब्लॉक के एनएच शेल में, एनएथ में, एसपीडीएफ में से सिर्फ एस ही दे रखा है, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं है। बताइए इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 2। तो आंसर में एस के लिए 2 2 2 2 आना चाहिए, इससे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक पे आइए। पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP 1 to 6।
और आपको बताना है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल को n से दिखाते हैं, n-1 से दिखाते हैं या n-2 से दिखाते हैं? n से। बताइए मैक्सिमम कितने हैं? 8 है। 6 मत लगा देना क्योंकि ये भी n है और ये भी n है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 + 6 8। एक ही ऑप्शन है जहां पर 2 के बाद 8 आपको दिख रहा है और यही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। डी ब्लॉक के बारे में याद करिए। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS0 to 2, n-1 D 1 to 10। कौन से शेल के बारे में पूछा? आउटर मोस्ट या पेनल्टीमेट? आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट तो n है और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन पहले s में जाता, मतलब यहां कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब मुझे बताइए NH शेल में, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। तो इसका आंसर आएगा 2 8 के बाद 2। और ऐसे ही जब आप एफ ब्लॉक पे जाएंगे तो एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 0 और 1 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा n-2f 1 to 14। आपको आउटर मोस्ट शेल को देखना है, ना पेनल्टीमेट को देखना है ना प्री पेनल्टीमेट को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आउटर मोस्ट पूछा है। और मुझे बताइए आउटर मोस्ट में एस दिखा रखा है, मतलब कुछ छुपा हुआ नहीं है। और आउटर मोस्ट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 2। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2822। अगला क्वेश्चन उसके बाद जो लिखा हुआ उसको छाप लें एज इट इज। इफ अफबाउ रूल वुड नॉट हैव बीन फॉलोड देन कैल्शियम विल बिलोंग टू, है ना। अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 20। अफबाउ रूल के हिसाब से कैल्शियम एस ब्लॉक में आता है, लेकिन अगर हम अफबाउ रूल को फॉलो ना करें तो कैल्शियम कौन से ब्लॉक में आ जाएगा? ये आपसे जानकारी पूछी जा रही है कि कैल्शियम एस में आएगा कि पी में आएगा कि डी में आएगा कि एफ में आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लें, ऑप्शन लिख लें, फिर समझते ये हैं पहले तो कि अफबाउ रूल फॉलो नहीं करने से इसका तात्पर्य क्या है। चले, है ना। ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफबाउ रूल की। क्या अफबाउ रूल का सीक्वेंस ऐसा था? इधर देखिएगा, मान लीजिए न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में बेटा अपन क्या बनाते हैं? पहला शेल। पहला लेक्चर याद करिएगा। दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसे पांचवा छठा शेल अपन बनाते जाएंगे। याद करिए पहले शेल में एक ही सब शेल आता था, कौन सा? एस। दूसरे शेल में 2 आते थे, एस और पी। तीसरे में 3 आते थे, एस, पी और डी। चौथे में 4 आते थे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, अफबाउ रूल को फॉलो अगर आप कर रहे हो तो अफबाउ रूल को फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि अफबाउ ये बोलता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, फिर किस में जाएगा? 2s में, फिर किस में जाएगा? 2p में, फिर किस में जाएगा? 3s में, फिर किस में जाएगा? 3p में, 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, 3p के बाद 4s में। तो अफबाउ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि शेल के हिसाब से भरे, पहले इसमें भर सकता है, फिर इसमें भर सकता है, फिर अंदर जम कर सकता है। वो तो n+l के वैल्यू से डिसाइड होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा कि उसमें भरेगा कि उसमें भरेगा कि किसमें भरेगा। ये कौन बताता है? अफबाउ रूल। अब यहां पर क्या बोल रखा है कि अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करना है। अफबाउ रूल को फॉलो नहीं करना मतलब आपको n+l को देखना ही नहीं, आपको सिर्फ n के हिसाब से बनना है। किसके हिसाब से बनना है? n, मतलब शेल के हिसाब से बनना है। शेल के हिसाब से अगर आप भरने जाओगे तो पहले शेल में केवल s है, दूसरे में s और p है, तीसरे में s, p और d है। अफबाउ अगर करते तो d बाद में आता, s पहले आ जाता। और चौथे में कौन कौन है? एस, पी, डी, एफ। मतलब अगर आप अफबाउ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 20। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक, पी में जाता है तो पी ब्लॉक, डी में जाता है तो डी ब्लॉक, एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक। मुझे बताइए 20 इलेक्ट्रॉन जब भर रहे हो तो यहां क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का बन जाएगा? डी ब्लॉक का। जबकि अगर अफबाउ फॉलो करते तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता और 3d में बाद में जाता, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता? 4s में। इसीलिए कैल्शियम को एस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। लेकिन अभी हम अफबाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये डी ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा। नोट कर लें इस बात को।
चलिए, अब ये बात लिखने के बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिटरमाइन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर alkaline earth metals. Determine the general electronic configuration for alkaline earth metals. चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको देखकर आपको बताना है इनमें से एल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। मेरे हिसाब से इन चार में से दो ऑप्शन तो आप फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल कहने का मतलब है हम एस ब्लॉक के कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहले या दूसरे, दूसरे, और दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो NS1 आना चाहिए कि NS2 आना चाहिए, NS2 आना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो फटाफट एलिमिनेट हो गए। कौन कौन से एलिमिनेट हो गए? ए और बी, खत्म है। अब आपको आखिरी जंग जो लड़नी है वो किसके बीच में लड़नी है? सी और डी। अब जरा इमेजिन कर लें, पहले दिमाग में बैठा लें इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। 5-10 सेकंड का समय ले लें, फिर उसके आगे समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना होगा। चले बेटा, है ना। अब इस पे बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो गए, इसमें तो कुछ डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं यहां पर सी और डी पे आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर कौन है? सी। क्यों है सी, उसको समझते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा बेटा। NS में इलेक्ट्रॉन आने के बाद अगर N-1D के इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बेटा वो डी ब्लॉक का मेंबर हो जाता है। इसका मेंबर हो जाता है डी ब्लॉक। ध्यान सुनना, क्या इलेक्ट्रॉन फिल करने का सीक्वेंस NS, N-2F, N-1D और NP होता है कि नहीं होता? होता है। मैंने आपको बोला था अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन P में चला जाए तो P ब्लॉक का मेंबर हो जाए। तो मुझे बताओ, अगर NS के बाद इलेक्ट्रॉन भरते भरते NP तक आ जाएगा तो बताइए वो S ब्लॉक का मेंबर होगा या P ब्लॉक का हो जाएगा? P ब्लॉक। और हमें कौन से ब्लॉक का मेंबर चाहिए? S का। अगर S का मेंबर चाहिए तो बताइए NP में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, NP खाली पड़ा होना चाहिए। सुनते जाना, भूल जाओ, मान लो ये खाली है। अगर NS के बाद इलेक्ट्रॉन N-1D तक आ गया तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भरा है, यहां भरा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरता है। अगर NS के बाद N-1D में इलेक्ट्रॉन आ गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में भर दिया आपने, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में भर दिया तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? डी ब्लॉक। तो मुझे बताइए हमें एस ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए कि डी ब्लॉक का चाहिए? एस ब्लॉक। हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल तो एस ब्लॉक है। इसका मतलब है N-1D में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या खाली होना चाहिए? खाली। मान लिया ये भी खाली है। मान लो NS के बाद इलेक्ट्रॉन N-2F में चला जाता तो वो बताइए एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है या एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है? एफ ब्लॉक का। और मुझे एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो एस ब्लॉक का एलिमेंट चाहिए। मतलब N-2F भी क्या चाहिए? खाली। ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत जबरदस्त बात है, आगे काम आएगा रूल्स में भी। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए, ध्यान सुन लो क्या बोला मैंने, एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए। अगर अल्कली मेटल होगा तो NS1, अल्कलाइन होगा तो NS2, दो में से कुछ एक तो होगा एस ब्लॉक होने के लिए। मैं अल्कली अल्कलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे एस ब्लॉक को 1 और 2 दोनों को मिला के बात कर रहा हूं अभी, है ना। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। NS में 1 या 2 होने के साथ साथ N-1D, N-2F और NP क्या होने चाहिए? खाली होने चाहिए। नोट बनाइएगा, लिखिएगा इस पॉइंट को। एस ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए, टू बी द मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, टू बी द मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, आशुतोष बोल रहे हैं कुछ? हाँ बोलो भाई आशुतोष। हाँ, एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए, एस ब्लॉक मेंबर होने के लिए NS में 1 या 2 होना चाहिए। NS में 1 या 2 होना चाहिए। जिन्होंने हिंदी में लिखा वो हिंदी में लिख ले, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा उनके लिए भी बोल दूंगा। पहले हिंदी का स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं।
एस ब्लॉक एलिमेंट होने के लिए या एस ब्लॉक मेंबर होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ n-1d, n-2f एंड np खाली होना चाहिए। n-1d, n-2f, np खाली होना चाहिए। n-1d, n-2f एंड np खाली होना चाहिए। तो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया, इसी को इंग्लिश में बोल देना, लिख लेना। टू बी अ मेंबर ऑफ एस ब्लॉक, ns should be 1 or 2, ns should be 1 or 2, ns should be 1 or 2, but n-1d, n-2f and np should be empty. n-1d, n-2f and np should be empty या फिर vacant। ठीक है, अब ध्यान सुनना, आपको किस बात पे ध्यान देना, एक और बात समझ लो इसमें ध्यान से। एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ n-1d क्या होना चाहिए बेटा, खाली होना चाहिए। n-1 का d खाला होना चाहिए, ध्यान सुनना, n-1 का d खाली होना चाहिए। क्या इससे पहले कुछ छुपा हुआ होता है यहां पर? हाँ, कौन कौन छुपा होता है? एस और पी, वो खाली नहीं होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है मेरे को। n-1 का कौन खाली होना चाहिए? d। अब आप बताओ, अगर यहां पर देखो अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो एनएस में तो 1 या 2 होना चाहिए, अल्कलाइन है तो NH2 ही होना चाहिए, पर n-1d क्या होना चाहिए? खाली। यहां पर बताइए n-1d खाली है या नहीं है? खाली है, क्योंकि दिया नहीं मतलब खाली है। n-1 के s और p में इलेक्ट्रॉन आए, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? इधर देख लो, क्या कैल्शियम एस ब्लॉक के ग्रुप 2 का एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल है या नहीं है? अच्छा, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो यहां पर मैं जो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है पहले वो लिख दूं। ये तो हमने विदाउट अफबाउ लिखा है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा। मुझे बताइए, क्या इसके एनएस में आउटर मोस्ट एस में 2 है या नहीं है? और कम वाले एस में n-1 में एस और पी भरा हुआ है, डी नहीं होना चाहिए। यही बात हम यहां बोल रहे हैं कि 4s2 तो चलेगा, 3s2 3p6 भी आएगा, लेकिन 3d नहीं आना चाहिए, ये बात है इसमें, तो ये ध्यान रख ले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा जब हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक का, ये रूल वापस से काम आएगा आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following configuration represents main group elements? Which of the following configuration represents main group elements? Main group elements। अब सबसे पहला सवाल यहां पर यह बनता है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते क्या हैं। अगर आपको मेन ग्रुप की बात ही नहीं पता है कि भाई है क्या, तो फिर इस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो पहले अपन उस पर बात करेंगे, पहले आप ऑप्शंस लिख लीजिए। अनुराग जी, क्या हो गया? नीड योर हेल्प, आगे बताइए क्या हो गया? लिखने से काम नहीं चले, बताना पड़ेगा बेटा, क्या हेल्प चाहिए? चले, है ना। NS122, NP126, NS122, NP026, NS122, 122 सब में कॉमन ही है NS122। तो उसके रिगार्डिंग तो आप ऑप्शन में कुछ कर नहीं सकते, आपको P पे सारा खेल डिपेंड कर रहा है, क्योंकि P का ऑप्शन वेरिएबल है। अब एक बात समझे, यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, अगर मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है क्या वो समझिए। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पैराग्राफ के अंदर, है ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक का अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा पी ब्लॉक के बारे में, उसमें ये शब्द लिखा हुआ है कि एस ब्लॉक members along with P block members, S block members along with P block members are known as main group elements या फिर representative elements। ध्यान सुनना, इसको मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इसको कई बार नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा? नॉर्मल एलिमेंट। तो आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मिल जाए, नॉर्मल एलिमेंट मिल जाए या मेन ग्रुप एलिमेंट मिल जाए, बात एक ही है। और इसके अंदर आपको किस किस को काउंट करना है?
पूरा एस ब्लॉक और पूरा पी ब्लॉक। पूरा पी ब्लॉक कहने का मतलब है यहां पर आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा ले लिया, एस ब्लॉक ये होता है। और पी ब्लॉक की बात करूं तो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कई जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात कर रहे हो तो 18 नहीं लेना होता है, कई जगह ऐसा भी बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी ने साफ शब्दों में लिख रखा है पूरा एस और पूरा पी आपको लेना है, तो अपन को अननेसेसरी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। पूरा एस और पूरा पी मिलके क्या बनाता है? मेन ग्रुप एलिमेंट। अब मुझे बताइए, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखनी है, किसको लेकर? एस और पी को मिलाकर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो मुझे एक बात बताओ, एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 to 2। और पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP1 to 6। अब इन दोनों को कंबाइन करिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है? NS की वैल्यू कहां से कहां तक मूव करेगी? यहां 1 to 2 और यहां भी 2 है, मतलब 1 से लेकर 2 तक ही आ रही वैल्यू, तो NS तो 1 to 2 है सब में। और P की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक चल रही है? 1 से लेकर 6 नहीं, 0। एस ब्लॉक का भी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो लिखा, एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ N-1D, N-2F और NP खाली होना चाहिए। अगर P खाली होना चाहिए तो P का वैल्यू 0 ये एस ब्लॉक के लिए होगा, क्योंकि एस ब्लॉक भी तो इसका पार्ट है, और P ब्लॉक के लिए 1 to 6, मतलब वैल्यू 0 से लेकर 6 तक जाएगी, और इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ये बात अगर नहीं चमकती है तो एक और बात सुन लें, यहां पर बहुत आराम से समझ लीजिए इसको। बेटा मान लीजिए मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं। सेकंड पीरियड में याद करिए कौन कौन आता था? सप आने का मतलब है यहां पर कोई डी और एफ नहीं आ रहा। क्यों ये सेकंड पीरियड ले रहा हूं एग्जांपल? क्योंकि हमें एस और पी चाहिए। एस और पी चाहिए तो इसमें एस और पी भरे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे बताइए एलिमेंट्स कौन कौन से थे इसमें? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इधर लिख देता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ऐसे करते 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 अपन कहां तक चले गए? नियॉन तक चले गए। ठीक है, अब मुझे बताओ लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे? हीलियम 2s1। इसका लिखोगे हीलियम, इस सेकंड पीरियड है तो इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की, इसका आएगा 2s2, इसका आ जाएगा हीलियम 2s2 2p1। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आ जाएगा हीलियम 2s2 2p6। अब इसको जनरलाइज कर दें, अपन जनरलाइज कर दें, क्या ये मेन ग्रुप का एलिमेंट है या नहीं है? क्या ये मेन ग्रुप है या नहीं है? क्या ये सारे मेन ग्रुप है या नहीं है? अब जरा 2 को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शेल नंबर से। तो मुझे बताइए NS, S के साथ क्या क्या दिख रहा है अपने को यहां पर? 1 से लेकर 2, NS 1 to 2। और NP 2p को हम लोग क्या बोल रहे हैं? NP। बेटा एक बात बताओ, इसके लिए भी तो P देखोगे, तो NP का वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर रहा है? 0 से लेकर 6 तक। ये इसका आंसर है। अब चाहे तो ऊपर वाले मेथड से समझ लीजिए या नीचे वाले मेथड से समझ लीजिए, और इन दोनों मेथड से समझ नहीं आता है तो फिर ये आपके बस की बात नहीं है। कभी भी कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिख के काम आसान हो जाएगा। इसमें बस एक बार लॉजिकली आपको समझने की जरूरत है। एक बार समझ में आ गया तो फिर आप खटाखट कर लेंगे, बट पहली बार जब कोई भी ये क्वेश्चन करते हैं तो उनसे भयंकर गलतियां होने के पूरी पूरी चांसेस होते हैं। तो ये NP 0 आने के पीछे का लॉजिक क्या है कि S ब्लॉक के लिए NP में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। और S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें काउंट किया जाएगा मेन ग्रुप में, तो उसके लिए P की वैल्यू क्या रहेगी? 0। और इसीलिए वैल्यू 0 से लेकर 6 तक रेंज कर रही होगी। चले, है ना। तो यहां पर आके कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने वाले उसमें हम नॉमेनक्लेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। याद करिए प्रीवियस क्लास में हमने 6D के जब एलिमेंट्स लिखे थे तो हमने अननिल क्वाडियम, अननिल पेंटियम, UnQ, UnP इस तरह की बात करी थी, वो आएगा। लेकिन उससे पहले एक टर्म हमको समझनी है, और वो टर्म क्या है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नाम आपने सुन रखा होगा पहले भी शायद,
कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 92। याद करिए आज हमने पढ़ा था, तुम्हें पढ़ाऊं। इसका थॉर का एटॉमिक नंबर 90 था। पवन में जब हमने बात करी थी तो इसका एटॉमिक नंबर 92 था। 92 से आगे वाले जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं ना, 93 से लेकर अभी तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं 118, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। हेडिंग डाल लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनमें से कौन ट्रांस यूरेनिक है, इनमें से कौन ट्रांस यूरेनिक नहीं है। लिखिएगा, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 92, elements having atomic number more than 92, elements having atomic number more than 92 are known as transuranic elements. Elements having atomic number more than 92 are called transuranic elements. Elements having atomic number more than 92 are called transuranic elements. ठीक है, आगे इसमें एक और बात सुनिएगा। याद करिए कल हमने ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस के बारे में कुछ चीजें या कुछ फैक्ट्स याद किए थे। क्या आपको इनके अबंडेंस का ऑर्डर याद आ रहा है? क्या था ऑर्डर बोलिए? और नहीं है कर्जे। बताइए उसमें से मैक्सिमम कौन था? मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस वाज आर्गन। क्या उसको हम लोग कहीं पर यूज भी करते थे? कहां पर यूज करते थे? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। किस लिए यूज करते थे? इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए। टोटल इनर्ट गैस कितनी है? 7। 7 में से और नहीं है कर्जे में कितनी आ रही है? 5। 2 कौन कौन सी गायब थी? रेडॉन और ऑगी। तो रेडॉन और ऑर्गेनेसन को हम लोग क्या बोलते थे कि ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता तो ये मैनमेड होंगे, आर्टिफिशियल होंगे, लैब में बनाया गया होगा। कैलिफोर्निया का ऑगी और राजा रानी है। ठीक है, बाकी तुमको एक और तरीका बता ही दिया तो याद होगा। इसके बाद बात करते हैं, हीलियम कहां से मिलता था? पीसीएम। कहां से मिलता था? पीसीएम। पी का मतलब पिच ब्लेंड, सी का मतलब क्लेवाइट, एम का मतलब मोनाजाइट। ठीक है, पिच ब्लेंड, क्लेवाइट, मोनाजाइट। और कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम वाज नेचुरल गैस। तो कल हमने एक बार पढ़ा, आज दूसरी बार हो गया। मैंने बोला तो 10-15 बार बता दिया जाएगा सिलेबस खत्म होने तक। 15 बार में याद हो गया तो ठीक है, वरना फिर इस साल तो ना हो रहा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। जैसे हम लोगों ने बात करा था रेडॉन और ऑगी के बारे में, तो रेडॉन और ऑगी की कंडीशन याद करिए, इनको लैब में बनाया गया था। ऐसे ही ये जो जितने भी 93 से लेकर 118 वाले एलिमेंट है ना, जिनको आप ट्रांस यूरेनिक बोल रहे हो, ये सब मैनमेड एलिमेंट्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? मैनमेड। स्टेटमेंट लिखिएगा, ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव तो होते ही होते हैं। ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर मैन-मेड। All transuranic elements are man-made and radioactive in nature. Man-made and radioactive in nature. तो ये रेडियोएक्टिव भी होते हैं, साथ ही साथ मैन-मेड भी होते हैं, है ना। मैन-मेड होने का मतलब, मैन-मेड को कई बार आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी बोल देते हैं। क्या क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक। तो कहीं पर बोलते हैं मैन-मेड एलिमेंट, कहीं पर बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट, कहीं पर बोलते हैं सिंथेटिक एलिमेंट। बात एक ही होती है। दूसरी बात सुनिए, इनमें से ये जो 93 और 94 होते हैं ना, ध्यान सुनना, 93 पे आता है नेपट्यूनियम Np और 94 पे आता है प्लूटोनियम Pu। ये दोनों के बारे में खतरनाक बात है कि ये दोनों एलिमेंट जो 93 और 94 है ना, ये मैनमेड तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इनका नेचर में 0.00001%, मतलब लेस देन 99% से भी कम, मतलब 0.001% आपको कहां मिलता है? नेचर में मिल जाता है। नेचर में ये कहां मिलता है? पिच ब्लेंड के अंदर। पीसीएम में जो पी था ना, पिच ब्लेंड, वहां पर इसका 0.0001%, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट इसका नेचर में मिलता है। इसका 99.9% कैसा बनाया गया? लैब में, लेकिन इसका इतू सा पार्ट नेचर में मिल गया। तो इसको मैनमेड में भी काउंट करा जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो आपने लैब में ही बनाया, और क्योंकि ये जरा सा ना के बराबर मिल जाता है नेचर में, तो आप इसको नेचुरल भी ट्रीट कर सकते हैं। तो 93 से लेकर 118 सारे मैनमेड तो हैं, पर इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एम्बिग्विटी है कि इन दोनों को
मैन मेड एलिमेंट के साथ साथ नेचुरल एलिमेंट भी माना जा सकता है। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इसी के आगे कंटिन्यू करना। नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम 93 एंड 94, नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम 93 एंड 94 है ना। नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम दैट इज NPPU, atomic number 93 94, can be considered as artificial elements। artificial मतलब man made की ही बात हो रही है। can be considered as artificial elements, but they can also be considered natural elements, but they can also be considered as natural elements as their negligible amount is found in pitch blend, as their negligible amount is found in pitch blend, which is an ore of uranium। pitch blend कल लिखा दिया बेटा, pitch blend which is an ore of uranium। ध्यान सुनना, कल हम लोगों ने याद करो पीसीएम में जब बात करी थी तो पी का मतलब क्या था बेटा, पिच ब्लेंड। अब ध्यान सुनना, पिच ब्लेंड में कल हम लोगों ने जो बात करा था ना, वो क्या बात था कि हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन पिच ब्लेंड। लेकिन पिच ब्लेंड वास्तविकता में जिसकी ओर है ना, वो एलिमेंट कौन है, यूरेनियम। पिच ब्लेंड में यूरेनियम तो मिलेगा ही मिलेगा, यूरेनियम के अलावा कभी कभार हीलियम मिल जाता है, कभी कभार नियॉन मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम भी मिल जाता है। और इसी वजह से नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम को मैनमेड तो मान सकते हैं, साथ ही साथ नेचुरल एलिमेंट भी माना जा सकता है। तो सर अब बात ये बनती है, मानने को तो हम सब कुछ मान लेंगे, हमें तो बताओ एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो क्या मानना है, हमारे लिए तो मुद्दे की बात वो है। तो आइए उस पर बात करते हैं, ध्यान सुनेगा। वो डिपेंड करेगा बेटा क्वेश्चन पे। आपको जब भी नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम को मानना है कि इसको नेचुरल माने या आर्टिफिशियल माने, तो आपको ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इसको समझाता हूं, दो क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन लिखेगा। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एलिमेंट, which of the following is a natural element, which of the following is a natural element। ऑप्शंस आपके सामने चार लिखे हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा एलिमेंट नेचुरल एलिमेंट होगा। दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स वाली। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं, 92 के बाद वाले जो भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांस यूरेनिक। और आप देखोगे बी, सी और डी जो तीन ऑप्शन है, उन सबके एटॉमिक नंबर मोर देन 92 है। तो जो मोर देन 92 है, इनको तो आप क्या मान सकते हो, ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स को क्या माना जाएगा बेटा, आर्टिफिशियल या मैनमेड। तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, कैल्शियम। ग्रुप 1 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया था, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में से मिलता था, मतलब ये तो नेचुरल है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगला प्रश्न लिखें, which of the following is an artificial element, which of the following is an artificial element, which of the following is an artificial element। ऑप्शन यही चारों है। which of the following is an artificial element, fourth option, फोर्थ ऑप्शन। अब आपको इन चारों में से किसी एक को आर्टिफिशियल मानना है, तो 93 और 94 को ट्रांसयूरेनिक, मतलब जो ट्रांसयूरेनिक है उसमें से 93 और 94 को नेचुरल भी मान सकते हैं और आर्टिफिशियल भी मान सकते हैं। पहले वाले में हमको एक नेचुरल बताना था, तो हमने इन सबको किसकी तरह ट्रीट कर लिया था, आर्टिफिशियल। और अब हमको एक आर्टिफिशियल बताना, तो ये तो पक्का आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है, और इनको तो नेचुरल भी मान सकते हैं और आर्टिफिशियल भी मान सकते हैं। तो ये जब हमको क्लियर कट एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको उसी को आर्टिफिशियल ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कहानी पे। अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो टॉपिक क्या है, लिखिएगा,
नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। और ये उन एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर आप पढ़ रहे हैं बेटा जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है। Z ग्रेटर देन 100, Z मतलब एटॉमिक नंबर की बात चल रही है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अब एक बात समझना यहां पर है ना, टॉपिक बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन तो इसके ऊपर जो आएंगे वो आएंगे, बहुत सिंपल से, लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है। उस पैराग्राफ में क्या क्या बातें दे रखी है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि वहां से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया तो जिसने वो पैराग्राफ सुन नहीं रखा है या पढ़ नहीं रखा है उससे वो क्वेश्चन हिलने नहीं वाला। ध्यान सुनना, अभी तक याद करो हम लोगों ने जब एक्टिनाइट सीरीज की बात करी थी, एक्टिनाइट, बताइए एक्टिनाइट सीरीज का एटॉमिक नंबर 90 से लेकर कहां तक होता है बेटा? 103। तो ये तो अपने को पता है, ये 5F सीरीज होती है। इसके जस्ट बाद कौन सा एटॉमिक नंबर आता है? ये वो एलिमेंट है, ये वो एटॉमिक नंबर है जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बनने की फसाद है। सारा खेल यहीं से चालू होता है। ध्यान सुनना, ये जो ग्रेटर देन 100 है ना, ये एक्चुअल में ग्रेटर देन 100 जो स्टार्ट हुआ था वो किसके लिए स्टार्ट हुआ था? 104 के लिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बनाया गया था ये किस एलिमेंट के लिए मेनली बनाया गया था? पहली बार इसको किसके लिए यूज किया गया था? 104। अब प्रॉब्लम क्या है? ध्यान सुनना, एनसीईआरटी अपने पैराग्राफ में क्या बोलता है कि ये 92 के बाद ही आता है 104, या 100 के बाद आप बोल रहे हो तो सब 92 के बाद वाले ही है, मतलब सब मैनमेड है। सब मैनमेड है तो इसको किसी ने, इंसानों ने बनाया होगा अपने जैसे, हमारे तुम्हारे जैसे जो भी व्यक्ति होंगे हमसे थोड़े समझदार होंगे और तो क्या है, ठीक है, उन्होंने ये बनाया होगा। अब उन्होंने बनाया होगा, बनाया भी क्या होगा, गलती से बन जाते, करने कुछ और जाते हैं, डिस्कवरी, इसी को तो डिस्कवरी बोलते कि बनाने कुछ और गए, बन कुछ और गया, तो हो सकता है हमसे बेवकूफ भी हो, ठीक है। अब 104 वाला जो है, 104 वाला जो है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ये लैब में बनाया गया। अब लैब में जो व्यक्ति जिस चीज को बनाएगा वो उसके लिए क्लेम करता है कि भैया ये एलिमेंट मैंने डिस्कवर किया तो मेरा नाम छाप। जैसे एलिमेंट्स के साथ नाम आता है, मेंडेलिवियम है ना, नोबेलियम है ना, रदरफोर्डियम, सीबॉर्गियम, तो ये सब नाम कैसे आते हैं? जो एलिमेंट को जो साइंटिस्ट बनाता है या जो कंट्री बनाती है उसके पास हक होता है कि वो उसके लिए नाम सजेस्ट कर दे। चाहे मैं अपना नाम सजेस्ट कर दूं, चाहे अपने दोस्त का नाम सजेस्ट करूं, मैं जो नाम सजेस्ट करूंगा वो नाम छापा जाएगा क्योंकि मैंने डिस्कवर किया, तो अधिकार मेरे पास है। इसी तरीके से जब ये डिस्कवरीज चल रही थी तो ये डिस्कवरीज अर्ली 90s की चल रही है। उस समय दुनिया में दो ही सुपर पावर हुआ करते थे, अमेरिका और रशिया, बाकी सब गरीब थे, है ना। तो इन सब एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए जो मशीनरी या जितने रिसोर्सेस चाहिए होते तो वो दूसरी कंट्रीज के पास थे ही नहीं, तो सारे एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर कर डाले और अपने अपने नाम छपवा डाले, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो 104 है ना, जब भी कोई एलिमेंट को डिस्कवर करता है तो उसको एक तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना पड़ेगा, जैसे कैलिफोर्निया का ऑगी से बनाया मैंने इसको, उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज कि इसका एटॉमिक नंबर ये होगा, इसका हाफ लाइफ पीरियड इतना होगा, इसका रेडियस इतना होगा, ऐसी प्रॉपर्टीज भी उसकी कैलकुलेट करनी होती है। और उन कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज को एक फाइल बना के वो कहां भेजता है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के पास जाता है क्योंकि गवर्निंग बॉडी जो है केमिस्ट्री की वो कौन है? आईयूपीएसी। वो चेक करता है कि भाई तूने जो जो बताया ये बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर आपके द्वारा बताई गई सारी चीजें सही पाई जाती है या लगभग सही पाई जाती है तो आपको अधिकार दे दिया जाता है कि आप इसका नाम रख दो। वरना तो कोई, मैं तो बोल दूं मैंने 105 डिस्कवर करा, अब डिस्कवर तो किया ही नहीं, बोल दिया 105 डिस्कवर किया, तो मेरा नाम थोड़ी छाप देंगे। तो ऐसा है कि आपने जो डिस्कवरी क्लेम करी उसकी प्रॉपर्टीज भी आपको बतानी होती है ताकि वो चेक हो सके, क्रॉस वेरीफाई हो सके कि बात सही है या गलत है। ये 104 के लिए उस समय पे सोवियत रशिया, यूएसएसआर कहते थे उस समय पे, है ना, अभी यूक्रेन अलग हो गया लेकिन उस समय इन्हीं के साथ था, और यूएसए, दोनों सुपर पावर्स ने क्लेम कर दिया। इसने बोला मैंने बनाया 104, इसने बोला मैंने बनाया 104, फाइलें बना के पहुंचा दी कहा? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी डर गया, दो ही तो सुपर पावर थे, इसकी बात मानूंगा तो ये जूते मारेगा और इसकी बात मानूंगा तो वो जूते मारेगा। तो इसने क्या बोला कि भैया मैंने 104 डिस्कवर करा, 104 का नाम मेरे हिसाब से रखा जाएगा कुर्चाटोवियम। क्या नाम रखा जाएगा? ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में ना, इसलिए पता होना चाहिए। इसने क्या बोला कि 104 मैंने डिस्कवर करा, और वहां तो ऐसे ही नाम होते हैं, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, वैसे कुर्चाटोवियम नाम रख दिया इसने। इसने बोला 104 को मैंने डिस्कवर करा और मेरे हिसाब से इसका नाम रखोगे रदरफोर्डियम।
ठीक है, तो आप दोनों ने अपने अपने नाम छाप दिए। अब आईयूपीएसी, मान लो आईयूपीएसी को डर लगा इसका नाम छाप दूंगा तो ये मारेगा, इसका नाम छाप दूंगा तो ये मारूंगा, और दोनों का नाम अलग अलग छाप नहीं सकता कि ऐसा बोल दे कि भैया रशिया में इसको कुर्चाटोवियम नाम से पढ़ा दो टेक्स्ट बुक में, यूएसए में रदरफोर्डियम बना, तो इंडिया वाले बोलेगा मैं नरेंद्र मोदी हम नाम से पढ़ाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी ना। बिहार वाला बोलेगा हम तो लालू प्रसाद हम नाम से पढ़ाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ऐसी। तो ये एक एलिमेंट के 4 नाम नहीं रख सकते, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग ही नाम रखने लग जाएगी। तो आज यहां से पढ़ के तुम गए 104 को तुम नरेंद्र मोदी हम पढ़ के गए और वहां जाके बोलते रदरफोर्डियम, अब तुम्हारा डिस्कवरी पूरा डिक्शनरी खराब हो गया, तो बोले ये रदरफोर्डियम है कौन सा, हम तो नरेंद्र मोदी हम पढ़ा था, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको एक ही नाम कॉमन करना है। पर उस समय आईयूपीएसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि इसका नाम रखा जाए या इसका नाम रखा जाए, क्योंकि वो तो चेक करने के बाद बता सकता था। तो उसने क्या करा, उसने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने क्या बोला कि भैया ये तो ऐसा पहला एलिमेंट है जिसके लिए 2 कंट्रीज ने क्लेम किया, लेकिन भविष्य में तो ऐसे कई एलिमेंट आएंगे जिसमें 4 कंट्री खड़ी हो जाएंगे, भैया मैंने डिस्कवर करा, मैंने डिस्कवर करा, मैंने डिस्कवर करा, मैंने डिस्कवर करा, इसका नाम इमरान खानियम रखो, इसका नाम शेख हसीनियम रखो, इसका नाम राजपक्षियम रखो, ऐसे कुछ भी नाम रखवा देंगे, तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए उसने एक रास्ता बनाया, उसने ये बोला कि अब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका एटॉमिक नंबर पक्का है, 100 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 100 तक के तो सब डिस्कवर हो चुके थे और उनके नाम रखे जा चुके थे। तो उनके नाम के लिए हम लोग एक पैटर्न यूज करेंगे। वो पैटर्न क्या होगा कि आगे आपको कुछ डिजिट्स मिलेंगी, उस डिजिट्स का कुछ सिंबल होगा और उनके लिए कुछ प्रीफिक्स का यूज किया जाएगा। ध्यान सुनना, डिजिट क्या बेटा, कोई भी एटॉमिक नंबर आएगा तो या तो उसमें 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा। इन्हीं डिजिट से लेकर कोई भी नंबर बनेगा, आप चाहे 0 से ले लो और चाहे इंफिनिटी तक नंबर बना लो, उसमें दिखेगा इन्हीं में से कुछ ना कुछ, यही डिजिट्स होती हैं। अब 0 के लिए उसने बोला जब भी 0 आएगा तो बोला जाएगा निल। क्या बोला जाएगा? निल। 1 आएगा तो क्या बोलेंगे? अन। 2 आएगा तो क्या बोलेंगे? बाय। 3 आएगा तो क्या बोलेंगे? ट्राई। 4 आएगा तो क्या बोलेंगे? क्वाड। 5 आएगा तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 आएगा तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 आएगा तो क्या बोलेंगे? सेप्ट। हेप्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेप्ट। 8 आएगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। और 9 आएगा तो बोलेंगे एन। सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी वो जो दिक्कत है वो भी दूर करेंगे, चिंता ना करें। हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है ना। क्या है कि आप देखो, यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, 3 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो 3 को ट्राई बोलते हैं और 4 को टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा। 6 को आप हेक्स बोल रहे होते हैं, 7 को आप हेप्ट बोल रहे होते हैं, यहां क्या बोला गया? सेप्ट। 8 को आप ऑक्ट बोल रहे होते हैं, 9 को आप नॉन बोल रहे होते हैं, यहां पर क्या बोला गया? एन, ई डबल एन, ठीक है ना। तो ये चेंज क्यों किया? चेंज करने के पीछे भी रीजन है। चेंज करने के पीछे रीजन क्या है कि आप जो इनके सिंबल लिखोगे ना, वो सिंबल क्या होगा? जैसे सोडियम का सिंबल क्या लिखते हो? Na। वैसे अपन यहां सिंबल पहचानने की कोशिश करें कि इनके सिंबल क्या होंगे। सिंबल पहले नाम पे रखा जाएगा। 0 अगर आया तो उसके लिए सिंबल होगा एन। 1 अगर आए तो सिंबल होगा यू। 2 अगर आए तो बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई, ये सिंबल है। मान लो 3 के लिए भी मैं ट्राई बोलता और 4 के लिए मैं टेट्रा बोलता, तो बेटा 3 का ट्राई भी टी हो जाता और टेट्रा भी टी हो जाता। अब मैं आपको बोलता यूएनटी बताओ, तो यूएनटी के 2 फुल फॉर्म बन जाते, अनिल ट्रायम और अनिल टेट्राइम, अगर यहां टी होता तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाता कि कौन से एलिमेंट के बारे में पूछा गया है। ऐसा ही प्रॉब्लम किसके साथ हो जाता? इनके साथ। अगर मैं इसको हेक्स के अलावा इसको हेप्ट बोलता तो इसका भी एच आता, इसका भी एच आता, तो इसके लिए भी एच लिखा जाता। जैसे मुझे लिखना है 106, तो 106 का नाम क्या बनता? अन। 0 का क्या बनता? निल। और 6 का क्या बनता? हेक्स। और 107, 7 को अगर मैं हेप्ट बोलता, हेप्ट, HEPT, तो UNH, मैं पहचान ही नहीं पाता, UNH दे देता तो 106 की बात कर रहा है या 107 की बात कर रहा है। और ऐसे ही इसको नॉन बोल देंगे तो नॉन का एन पहले ही आ चुका है, तो इसको अगर नॉन बोल देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा। और इसीलिए आपने इसको क्या कर देना है? चेंज कर दिया इस तरह से। तो पहले तो ये जो पॉइंट है 104 यूएसएसआर कुर्चाटोवियम, यूएसए रदरफोर्डियम, और ये जो पॉइंट लिखा है इसको छापिए। और ये तो प्रीफिक्स है बेटा, इस प्रीफिक्स के साथ हर किसी के साथ एक सफिक्स ऐड किया जाएगा, यूनिवर्सल सफिक्स रहेगा, और वो सफिक्स क्या रहेगा? ईएम। लिखे इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये जो पूरा आईयूपीएससी की कहानी की शुरुआत हुई थी
वो एटॉमिक नंबर 104 से शुरू हुई थी। 104 को यूएसएसआर ने कुर्चाटोवियम और यूएसए ने क्या बोल दिया बेटा, रदरफोर्डियम। और उसमें भी बात ये आती है कि रदरफोर्डियम की यदि हम बात करें तो रदरफोर्डियम जो है इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ये जो है आज के समय में दोनों में से जो एक्यूरेट नाम माना गया है वो एक्यूरेट नाम कौन माना गया है, रदरफोर्डियम। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका एक्यूरेट एलिमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये इनके नाम और इनके प्रीफिक्स और इनके सिंबल्स हम लोगों ने लिखा। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल हम लोग एक दो डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया एटॉमिक नंबर 104 का नॉमेनक्लेचर करना है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि 1 के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, अन, 0 के लिए क्या यूज करेंगे, निल, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, क्वाड, और सबके साथ एक सफिक्स लगाया जाएगा ईएम। तो इसका नाम हो जाएगा अननिल क्वाडियम। अननिल क्वाडियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, UNQ, अननिल क्वाडियम। ध्यान रखना, जब ये सिंबल लिख रहे होंगे तो पहला अल्फाबेट कैपिटल आएगा, जैसे सोडियम में N कैपिटल होता है, A स्मॉल होता है, तो पहला अल्फाबेट कैपिटल बाकी स्मॉल। जैसे मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर बोला गया 120, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल में ना, 120, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या नाम होगा, बोले 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए निल और सफिक्स ईएम। तो अन बाय निलियम, अन बाय निलियम, ये इसका सिंबल हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, कोई भी एटॉमिक नंबर दे सकता है, 220, 250, 500, 1000, कुछ भी दे दे, उसके हिसाब से आपको नेमिंग बनाना आना चाहिए। चलिए, 104 अनिल क्वाडियम, 120 अन बाय निलियम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ये टेबल एक आपके सामने, इसको छाप लें। इसमें 101 को देखो, अननिल अनियम, अननिल बायम, अननिल ट्रायम, अननिल क्वाडियम, अननिल पेंटियम, अननिल हेक्सियम, अननिल है ना सेप्टियम, ऑक्टियम, एनियम और अननिल अनियम। अगर मैं यहां पर 111 लू और 112 लू तो बताइए इसका नाम क्या बन जाएगा, अनियम, और इसका नाम क्या बन जाएगा, बायम, और इसका सिंबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू, और इसका सिंबल हो जाएगा बी। इसके आगे के जो नाम है ये अभी आप लिख लें, केवल इनके नाम को हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे थोड़ी देर के बाद, है ना, जब हम आगे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी इसको बस आप नोट कर लें, केवल ये इनके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इनको भी हमें याद करना है, और याद कैसे करना है उसकी ट्रिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आप इसको, है ना, नोट करके रख लें, बाकी डिस्कशन आगे करेंगे। है